नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने वाले हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा हिस्सा जो भारत की प्रशासनिक संरचना को समझने के लिए और खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। एकदम सही। हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 8 यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी द यूनियन टेरिटरीज। सोचिए दिल्ली का शासन आखिर चलता कैसे है, इतनी बहसें क्यों होती हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए नियम कौन बनाता है? क्या वहां विधानसभा है? क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाईकोर्ट हो सकता है? ये सारे अहम सवाल इसी भाग से जुड़े हैं। और इन सवालों के जवाब सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के संघीय ढांचे की बारीकियों को समझने के लिए भी जरूरी हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का आधार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 8 प्रेजेंटेड बाय सुन लो यूपीएससी। हम इसी दस्तावेज के जरिए अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हर प्रावधान, हर बारीकी और उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, वो सब स्पष्ट हो जाए। तो तैयार हो जाइए संविधान के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने के लिए। सबसे पहले एक्सपर्ट स्पीकर, इस भाग का शीर्षक है केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज। क्या ये हमेशा से यही था? नहीं, एक दिलचस्प बात है। संविधान जब लागू हुआ और फिर 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 तक, इस भाग का नाम था पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य, द स्टेट्स इन पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। भाग ग के राज्य, पार्ट सी स्टेट्स, ये क्या थे? हाँ, उस समय राज्यों को पार्ट ए, बी, सी और डी में बांटा गया था। पार्ट सी में मुख्य रूप से वे राज्य थे जो पहले चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, भोपाल वगैरह। अच्छा। फिर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो ये ए, बी, सी, डी वाला वर्गीकरण खत्म कर दिया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने और तभी 1 नवंबर 1956 से इस भाग का नाम बदलकर द यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश किया गया। तो ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की प्रशासनिक इकाइयों के पूरे स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव था। इसने पार्ट सी स्टेट्स की पूरी अवधारणा को ही समाप्त कर दिया। समझ गए। तो चलिए अब सीधे अनुच्छेदों पर आते हैं। पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 239, आर्टिकल 239। ये क्या कहता है? ये प्रशासन की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 239 बेसिकली ये बताता है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शासन, चलेगा कैसे। क्लॉज 1 देखिए। क्लॉज 1, हाँ, ये कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, मतलब जब तक संसद कानून बनाकर कोई और व्यवस्था ना कर दे। ओके। देश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। सीधा राष्ट्रपति द्वारा? राज्यों की तरह राज्यपाल? नहीं, सीधा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति खुद तो हर जगह नहीं जा सकते। तो आगे लिखा है टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify. अच्छा, मतलब राष्ट्रपति अपनी समझ के अनुसार to such extent as he thinks fit काम करेंगे और वो भी अपने द्वारा नियुक्त एक प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से। Exactly. और इस प्रशासक का पदनाम मतलब डेजिग्नेशन क्या होगा, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी राष्ट्रपति ही तय करेंगे। तो ये प्रशासक मतलब अलग अलग यूटीज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे दिल्ली में? हाँ, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लक्षद्वीप में भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये डेजिग्नेशन राष्ट्रपति तय करते हैं। और ये फ्रेज टू सच एन एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट, इसका क्या मतलब है? क्या राष्ट्रपति सारी शक्तियां प्रशासक को दे सकते हैं या कुछ अपने पास रख सकते हैं? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पास ये विवेक है कि वो प्रशासक को कितनी शक्ति सौंपें। वो चाहें तो सारी प्रशासनिक शक्तियां दे दें या कुछ मामलों में सीधा नियंत्रण रखें। ये राज्यों के राज्यपाल की स्थिति से काफी अलग है, जहां राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ प्रशासक मूल रूप से राष्ट्रपति का एजेंट है। समझ गई। अब क्लॉज 2 पर आते हैं। हाँ, ये तो और भी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, अनुच्छेद 239 क्लॉज 2, आर्टिकल 239 क्लॉज 2, ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पार्ट 6, यानी भाग 6 जो राज्यों से संबंधित है, में कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद।
The president may appoint the governor of a state as the administrator of an adjoining union territory. राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को पास के किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब एक ही व्यक्ति राज्य का राज्यपाल भी और पड़ोसी यूटी का प्रशासक भी। हाँ बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात आगे है, एंड वेयर अ गवर्नर इज सो अपॉइंटेड he shall exercise his functions as such administrator independently of his council of ministers. अच्छा, मतलब जब वो राज्यपाल यूटी के प्रशासक के तौर पे काम करेंगे तो वो अपने राज्य की मंत्री परिषद से पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करेंगे, उनकी सलाह मानने को बाध्य नहीं होंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो यूटी के प्रशासक हैं तो वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। उस भूमिका में उनका राज्य की मंत्री परिषद से कोई लेना देना नहीं है। ये तो शक्तियों के पृथक्करण का एक तरह से उदाहरण हुआ। हाँ बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि भूमिकाओं का घालमेल न हो। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर वो राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं सामान्यतः, लेकिन यूटी प्रशासक के तौर पर वो केंद्र के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। इसका कोई मौजूदा उदाहरण है? हाँ, सबसे क्लासिक उदाहरण है पंजाब के राज्यपाल का। पंजाब के राज्यपाल ही पद के आधार पर एक्स ऑफिशियो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी होते हैं। तो जब वो चंडीगढ़ का काम देखते हैं तो पंजाब की मंत्री परिषद से स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो ये था अनुच्छेद 239। हाँ, अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति का शासन प्रशासक के माध्यम से और राज्यपाल को भी प्रशासक बनाने की शक्ति, वो भी मंत्री परिषद से स्वतंत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 239A, आर्टिकल 239A, इसका शीर्षक है कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का गठन। ये तो यूटीज में विधानसभा की बात कर रहा है। हाँ, ये अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 द्वारा जोड़ा गया था। 1962? जी। इसका कोई खास संदर्भ था? बिल्कुल, इसका मुख्य संदर्भ था भारत में पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का विलय, जैसे पुडुचेरी, अब पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम। इनके विलय के बाद वहां एक लोकतांत्रिक ढांचा बनाने की जरूरत महसूस हुई। अच्छा, तो ये पुडुचेरी के लिए लाया गया था? हाँ, मूल रूप से ये अनुच्छेद गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी के लिए था। क्लॉज 1 पढ़िए। क्लॉज 1, पार्लियामेंट मे बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। संसद कानून द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या बना सकती है? दो चीजें या दोनों। ए, a body whether elected or partly nominated and partly elected to function as a legislature for the union territory। एक विधानमंडल बना सकती है जो या तो पूरी तरह से चुनी हुई हो या कुछ सदस्य मनोनीत हो और कुछ चुने हुए हों। मतलब विधानसभा जैसी कोई बॉडी। हाँ, या फिर बी, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्रिमंडल बना सकती है, और बोथ, या फिर ये दोनों ही बना सकती है, यानी विधानमंडल भी और मंत्रिमंडल भी। और इस कानून में क्या होगा? With such constitution, powers and functions in each case, as may be specified in the law, उस कानून में ही उस विधानमंडल या मंत्रिमंडल का गठन कैसे होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनके काम क्या होंगे, ये सब बताया जाएगा। तो ये पूरी शक्ति संसद को दी गई है कि वो तय करे कि पुडुचेरी जैसे यूटी में विधानसभा होगी या नहीं, मंत्री होंगे या नहीं, और होंगे तो कैसे काम करेंगे। बिल्कुल, पूरी तरह संसद के हाथ में। और जैसा मैंने कहा, मूल रूप से इसमें गोवा, दमन और दीव भी थे, लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। हाँ, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से। सही। और पौंडीचेरी का नाम 2006 में बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। हाँ, पौंडीचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006। लेकिन अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नया डेवलपमेंट है। वो क्या? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जब जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तो इस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद 239A, जो पहले सिर्फ पुडुचेरी पर लागू होता दिख रहा था, वो अब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होगा। अरे वाह, मतलब अब संसद जम्मू और कश्मीर यूटी के लिए भी इसी अनुच्छेद 239A के तहत विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बना सकती है। हाँ, और बनाई भी गई है। उस अधिनियम में ही विधानसभा का प्रावधान किया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब अनुच्छेद 239A पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए प्रासंगिक है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अब क्लॉज 2 देखते हैं इसका। क्लॉज 2 कहता है, Any such law as is referred to in clause 1
shall not be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of Article 368, notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this constitution. इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कह रहा है कि ऐसा कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही उसमें संविधान को बदलने वाले प्रावधान हों। बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब है कि संसद जब अनुच्छेद 239A के तहत पुडुचेरी या JNK के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद बनाने या उनकी शक्तियों को बदलने के लिए कानून बनाती है, तो उसे अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया जैसे 2/3 बहुमत अपनाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब साधारण बहुमत से ही ये सब हो सकता है। हाँ, संसद इसे साधारण बहुमत से ही कर सकती है। ये संसद को इन केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर काफी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है बिना जटिल संशोधन प्रक्रिया के। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। तो ये था अनुच्छेद 239A। हाँ, अनुच्छेद 239A पुडुचेरी और JNK के लिए विधानमंडल मंत्रिपरिषद बनाने की संसद की शक्ति, और ये शक्ति साधारण कानून द्वारा प्रयोग की जा सकती है, न कि संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा होती है, खासकर दिल्ली में रहने वालों के लिए। अनुच्छेद 239AA, आर्टिकल 239AA, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। हाँ, ये अनुच्छेद दिल्ली की कहानी का केंद्र है। इसे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और ये 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ। 1991। इसके पीछे की कहानी क्या थी? दिल्ली को लेकर कुछ खास मांगे थी? हाँ, काफी समय से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग चल रही थी। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने 1987 में S. बालकृष्णन समिति का गठन किया था, जिसे दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे पर पुनर्विचार करना था। समिति ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की सिफारिश तो नहीं की, लेकिन एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने की सिफारिश की। उसी के पृष्ठभूमि में ये 69 संशोधन आया। अच्छा, तो ये संशोधन बालकृष्णन समिति की सिफारिशों पर आधारित था? काफी हद तक। हाँ, चलिए क्लॉज 1 देखते हैं। क्लॉज 1, As from the date of commencement of the Constitution 69th Amendment Act 1991, the Union Territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi. तो इस संशोधन के लागू होने से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCT हो गया। हाँ, यूटी का स्टेटस बना रहा, पर नाम स्पेशल हो गया NCT। और आगे? Or and the administrator thereof appointed under Article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor. और अनुच्छेद 239 के तहत जो प्रशासक नियुक्त होंगे उनका पदनाम उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर LG होगा। बिल्कुल, तो 2 चीजें हुई, नाम बदला NCT हुआ और प्रशासक का पदनाम LG तय हो गया। याद रखिएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब क्लॉज 2 पर आते हैं। जी, इसमें विधानसभा की बात है। हाँ, क्लॉज 2 का सब क्लॉज A कहता है, There shall be a legislative assembly for the national capital territory and the seats in such assembly shall be filled by members chosen by direct election from territorial constituencies in the national capital territory. मतलब NCT के लिए एक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और उसके सदस्य सीधे चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। सही, जैसे राज्यों में होता है। फिर सब क्लॉज B क्या कहता है? सब क्लॉज B ये कहता है कि विधानसभा में कुल कितनी सीटें होंगी, उनमें से अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी आरक्षित होंगी, निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा कैसे होगा, विधानसभा का कामकाज कैसे चलेगा, ये सारे मामले संसद द्वारा बनाए गए कानून लॉ मेड बाय पार्लियामेंट से तय होंगे। हाँ, मतलब विधानसभा तो होगी, पर उसका पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग संसद के कानून पर निर्भर करेगा, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। अच्छा, अब इसमें कुछ नया जुड़ा है, सब क्लॉज BBBC, ये क्या है? हाँ, ये बहुत ही हालिया डेवलपमेंट है। इसे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 द्वारा जोड़ा गया है। हालांकि इसकी लागू होने की तारीख अभी सरकार ने अधिसूचित नहीं की है। 106वां संशोधन, ये तो महिला आरक्षण वाला है। बिल्कुल सही। इसी संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की हैं, और वही प्रावधान दिल्ली विधानसभा के लिए भी क्लॉज 2 में डाला गया है।
तो इसमें क्या कहा गया है दिल्ली के लिए? सब क्लॉज बी कहता है कि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। सब क्लॉज बी कहता है कि कुल सीटों का लगभग 1/3 एज नियरली एज मे बी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और सब क्लॉज बीसी कहता है कि एससी के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनमें से भी लगभग 1/3 सीटें उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अरे वाह! तो जब ये लागू होगा दिल्ली विधानसभा में भी महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये महिला प्रतिनिधित्व के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। याद रखिएगा, 106वां संशोधन महिला आरक्षण दिल्ली विधानसभा के लिए। जरूर। अब क्लॉज 2 का सब क्लॉज सी देखते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया के बारे में है। हाँ, ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 324 से 327 और 329 जो चुनाव आयोग, मतदाता सूची, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित हैं, वो सब एनसीटी, उसकी विधानसभा और उसके सदस्यों पर वैसे ही लागू होंगे जैसे किसी राज्य, उसकी विधानसभा और सदस्यों पर लागू होते हैं। मतलब चुनाव वगैरह सब वैसे ही होंगे जैसे राज्यों में होते, चुनाव आयोग ही कराएगा। हाँ, चुनाव प्रक्रिया मोटे तौर पर वैसी ही होगी, चुनाव आयोग ईसीआई ही कराएगा। लेकिन इसमें एक पेच है। आगे लिखा है सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। और फिर एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो? हाँ, परंतु कहता है कि अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार और 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक में जो समुचित विधानमंडल अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब दिल्ली के संदर्भ में संसद होगा। ओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वयस्क मताधिकार या चुनावी मामलों से जुड़े नियम बनाने की अंतिम शक्ति दिल्ली विधानसभा के पास नहीं बल्कि संसद के पास होगी। चुनाव ईसीआई ही कराएगा, पर नियम बनाने का अधिकार संसद का है। ये दिल्ली की स्थिति को राज्यों से अलग करता है। समझ गई। ये बारीकियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद और चर्चा होती है, क्लॉज 3, विधानसभा की शक्तियां। यहीं पर सारा झगड़ा है ना? हाँ, आप कह सकती हैं। ये क्लॉज दिल्ली के शासन मॉडल का दिल है और यहीं शक्तियों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा अस्पष्टता और टकराव देखा गया है। ध्यान से देखिए क्लॉज 3A को। क्लॉज 3A, Subject to the provisions of this Constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters enumerated in the state list or in the concurrent list, insofar as any such matter is applicable to Union territories. रुकिए, इसका मतलब है कि विधानसभा सिद्धांत रूप में राज्य सूची या समवर्ती सूची के उन सभी विषयों पर कानून बना सकती है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। हाँ, ये तो राज्यों जैसा ही लग रहा है, पर इसमें एक लेकिन है। हाँ, बहुत बड़ा लेकिन। आगे लिखा है एक्सेप्ट मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू एंट्रीज 1, 2 and 18 of the state list and entries 64, 65 and 66 of that list insofar as they relate to the said entries 1, 2 and 18। एंट्रीज 1, 2 और 18, ये कौन से विषय हैं? यही तो असली पेंच है। राज्य सूची की एंट्री 1 है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। एंट्री 2 है पुलिस और एंट्री 18 है भूमि, लैंड। बाप रे, मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की शक्ति ही नहीं है। बिल्कुल, ये तीनों विषय दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर रखे गए हैं और साथ ही एंट्री 64, 65, 66 जैसे राज्य सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग भी बाहर हैं, अगर वो इन 3 विषयों पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड से संबंधित हों। ये तो बहुत बड़ी सीमाएं हैं। इसका मतलब दिल्ली सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकती, जमीन के मामले नहीं देख सकती? नहीं, ये शक्तियां सीधे केंद्र सरकार के पास हैं, जो उपराज्यपाल एलजी के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखती है। सोचिए, दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट पुलिस का हिस्सा, अपराध नियंत्रण पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, सरकारी जमीनों का आवंटन या उपयोग, लैंड, इन सब पर अंतिम निर्णय दिल्ली सरकार का नहीं होता। यही वजह है कि अक्सर दिल्ली सरकार और एलजी केंद्र के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं। हाँ, ये शक्तियों का बंटवारा खासकर इन 3 विषयों को लेकर ही विवाद का मुख्य केंद्र है। कई बार सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं ये तय करने के लिए कि किसकी शक्ति कहां तक है। ठीक है, तो ये था क्लॉज 3A। अब क्लॉज 3B कहता है नथिंग इन सब क्लॉज ए
shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a union territory or any part thereof. इसका मतलब? सीधा मतलब है कि विधानसभा को जो भी शक्तियां क्लॉज 3A में दी गई हैं, उनसे संसद की शक्ति कम नहीं होती। संसद दिल्ली के लिए किसी भी विषय पर, चाहे वो राज्य सूची में हो, समवर्ती सूची में हो या संघ सूची में हो, कानून बना सकती है। संसद की शक्ति सर्वोपरि, सुप्रीम है। अच्छा, मतलब अगर किसी विषय पर विधानसभा भी कानून बना सकती है और संसद भी, तो संसद का कानून ऊपर माना जाएगा। हाँ, और इसी बात को क्लॉज 3C और स्पष्ट करता है। ये टकराव रिपग्नेंसी की स्थिति के बारे में है। क्लॉज 3C ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के, चाहे वो संसद का कानून विधानसभा के कानून से पहले बना हो या बाद में, या किसी मौजूदा कानून जो संविधान लागू होने से पहले का हो और अभी भी लागू हो, कि किसी प्रावधान के विपरीत रिपग्नेंट है, तो संसद का कानून या मौजूदा कानून ही मान्य प्रिवेल होगा और विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून उस विरोधाभास की सीमा तक शून्य हो जाएगा। मतलब संसद की चलेगी, सीधी बात। हाँ, सामान्य स्थिति में यही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। इसमें 2 प्रोवाइजोज हैं। पहला प्रोवाइजो पढ़िए। पहला परंतुक, provided that if any such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, अगर विधानसभा द्वारा बनाया गया ऐसा कोई कानून जो संसद के कानून के विपरीत है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उसे राष्ट्रपति की सहमति, President's assent मिल गई है, हाँ, तो such law shall prevail in the National Capital Territory, तो वो कानून एनसीटी में मान्य होगा, भले ही वो संसद के कानून के विपरीत हो। देखा, ये एक रास्ता है जिससे विधानसभा का कानून संसद के कानून पर भारी पड़ सकता है अगर एलजी उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दें और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दें। अच्छा, तो ये एक तरह का बचाव का रास्ता है विधानसभा के लिए। लेकिन इसमें एक और प्रोवाइजो है, दूसरा परंतुक। हाँ, और ये कहानी को फिर पलट देता है। दूसरा परंतुक कहता है, provided further that nothing in the subclause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly. ओह, मतलब भले ही राष्ट्रपति ने विधानसभा के कानून को सहमति दे दी हो, संसद उसके बाद भी कभी भी उसी विषय पर कोई और कानून बना सकती है और उस नए कानून से वो विधानसभा वाले कानून को बदल सकती है या खत्म, रिपील भी कर सकती है। एग्जैक्टली। तो अंतिम शक्ति फिर किसके पास आ गई? संसद के पास। सही। तो ये पूरा क्लॉज 3 एक बहुत ही जटिल शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करता है। विधानसभा को शक्तियां देता है, फिर सीमाएं लगाता है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, फिर संसद की सर्वोच्चता स्थापित करता है, फिर राष्ट्रपति की सहमति से एक रास्ता देता है और फिर संसद को उस रास्ते को भी काटने की शक्ति दे देता है। ये तो सच में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। और इसीलिए इस पर इतने कानूनी विवाद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। समझ सकती हूँ। अब क्लॉज 4 पर आते हैं। ये मंत्री परिषद और उपराज्यपाल के रिश्ते के बारे में है। हाँ, ये कहता है कि एक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसमें मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर समेत मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10%, 10% से अधिक नहीं होगी। 10%, बस। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं, तो मतलब मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 7 मंत्री। हाँ, यही सीमा है 10%। मुख्यमंत्री इस मंत्री परिषद के प्रमुख होंगे। और इनका काम क्या होगा? To aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws. इनका काम होगा उपराज्यपाल को उनके कामों में सहायता और सलाह देना, लेकिन सिर्फ उन मामलों में जिनमें विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है, यानी पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड को छोड़कर। अच्छा, सिर्फ उन मामलों में जिनमें विधानसभा कानून बना सकती है। और आगे? Except insofar as he is by or under any law required to act in his discretion. उन मामलों को छोड़कर जिनमें उपराज्यपाल को किसी कानून के तहत अपने विवेक, डिस्क्रेशन से काम करना जरूरी है। तो मतलब पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड पर तो सलाह लागू नहीं होगी और कुछ और मामलों में भी एलजी अपने विवेक से काम कर सकते हैं। हाँ, अब असली पेंच इसके प्रोवाइजो में है। फिर से प्रोवाइजो, ये क्या कहता है? ये दिल्ली की शासन का सबसे विवादित प्रावधान है। ये कहता है, provided that in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his ministers on any matter, अगर उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच किसी भी मामले पर, चाहे वो विधानसभा के दायरे में हो या ना हो,
मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। किसी भी मामले पर, एनी मैटर। हाँ, एनी मैटर लिखा है, तो अगर मतभेद होता है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शेल रेफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन गिवन देयरऑन बाय द प्रेसिडेंट। तो एलजी उस मामले को राष्ट्रपति को निर्णय के लिए भेजेंगे और राष्ट्रपति जो निर्णय देंगे उसी के अनुसार काम करेंगे। मतलब अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा। हाँ, और इससे भी महत्वपूर्ण बात आगे है। And pending such decision, it shall be competent for the Lieutenant Governor in any case where the matter, in his opinion, is so urgent that it is necessary for him to take immediate action, to take such action, or to give such direction in the matter as he deems necessary. अरे मतलब जब तक राष्ट्रपति का फैसला आता है, उस बीच अगर एलजी को लगता है कि मामला बहुत तत्काल अर्जेंट है, तो वो खुद ही जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रावधान एलजी को असाधारण शक्तियां देता है। किसी भी मतभेद पर वो मामला राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और फैसले का इंतजार करते हुए खुद एक्शन भी ले सकते हैं। इसी को लेकर सबसे ज्यादा टकराव होता है कि किन मामलों में मतभेद माना जाएगा और एलजी की विवेकाधीन शक्ति कहां तक है। ये तो सच में एलजी को बहुत शक्तिशाली बनाता है। याद रखने वाली बातें, 10% मंत्रियों की सीमा और मतभेद होने पर मामला राष्ट्रपति को भेजना और एलजी की अंतरिम कार्रवाई की शक्ति। हाँ, ये क्लॉज 4 और उसका प्रोविजो बहुत क्रिटिकल है। अब क्लॉज 5, ये नियुक्ति के बारे में है। हाँ, क्लॉज 5 कहता है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं। राज्यों में तो राज्यपाल करते हैं। हाँ, यही दिल्ली का विशेष प्रावधान है, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और आगे, एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह पर। और मंत्री पद पे कब तक रहेंगे? एंड द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। फिर से राष्ट्रपति, मतलब दिल्ली के मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर हैं। राज्यों में तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। सही, यहाँ नियुक्ति और पद पर बने रहना दोनों राष्ट्रपति से जुड़ा है। ये दिल्ली के यूटी स्टेटस को दिखाता है। समझ गई। क्लॉज 6 कहता है, क्लॉज 6, द काउंसिल्स मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, ये संसदीय प्रणाली का सामान्य सिद्धांत है। ठीक है। क्लॉज 7, क्लॉज 7A कहता है कि संसद इन सब प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए या इनसे जुड़े या अनुषंगिक मामलों के लिए कानून बना सकती है। ओके, और बी? क्लॉज 7B, जिसे 70वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, फिर से वही बात दोहराता है जो हमने 239A2 में देखी थी कि ऐसा कोई भी कानून जो क्लॉज 7A के तहत संसद बनाए, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। फिर से वही बात। संसद साधारण बहुमत से दिल्ली के शासन से जुड़े और कानून बना सकती है। हाँ, ये संसद को और लचीलापन देता है। और अंत में क्लॉज 8 कहता है कि अनुच्छेद 239B के प्रावधान जहां तक हो सके राष्ट्रीय राजधानी, राज्य क्षेत्र, उपराज्यपाल और विधानसभा पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासक और उसके विधानमंडल पर लागू होते हैं। इसमें कुछ संदर्भों को बदलने की बात भी कही गई है। अनुच्छेद 239B, वो क्या है? वो तो अभी हमने देखा नहीं। हाँ, वो हम आगे देखेंगे। वो पुडुचेरी के प्रशासक को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। तो क्लॉज 8 वही शक्ति कुछ बदलावों के साथ दिल्ली के एलजी को भी देता है। अच्छा, तो मतलब दिल्ली के एलजी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं? हाँ, जब विधानसभा सत्र में ना हो। लेकिन वो हम 239B देखते समय और स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा अनुच्छेद 239A। सच में बहुत विस्तृत और जटिल है। और दिल्ली के शासन को समझने के लिए इसकी हर लाइन, हर क्लॉज, हर प्रोविजो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब दिल्ली से जुड़ा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 239AB, आर्टिकल 239AB। इसका शीर्षक है संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे राज्यों के लिए अनुच्छेद 356। बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिल्ली के लिए एक तरह से राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। इसे भी 69वें संशोधन 1991 द्वारा ही जोड़ा गया था। तो ये कब लागू होता है? ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति उपराज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा ऑन रिसीट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज संतुष्ट हैं कि 2 स्थितियां बताई गई हैं। क्या है वो? पहली, ए,
A situation has arisen in which the administration of the National Capital Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of Article 239A or of any law made in pursuance of that article. ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें एनसीटी का प्रशासन अनुच्छेद 239A या उसके तहत बने कानून के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। हाँ, और दूसरी स्थिति or that for the proper administration of the National Capital Territory, it is necessary or expedient so to do. या फिर एनसीटी के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। अच्छा, ये दूसरी वाली कंडीशन उचित प्रशासन के लिए आवश्यक तो अनुच्छेद 356 से थोड़ी अलग और ज्यादा व्यापक लग रही है। हाँ, ये थोड़ी ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो अगर राष्ट्रपति इन दोनों में से किसी भी आधार पर संतुष्ट हैं तो the President may by order suspend the operation of any provision of Article 239AA or of all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article. तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239AA के किसी प्रावधान या उसके तहत बने कानून के सभी या कुछ प्रावधानों के संचालन को निलंबित सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब दिल्ली सरकार बर्खास्त, विधानसभा निलंबित। हाँ, ऐसा हो सकता है। राष्ट्रपति आदेश में ऐसी अवधि और शर्तें तय कर सकते हैं जो उन्हें ठीक लगें, और वो make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the National Capital Territory in accordance with the provisions of Article 239 and Article 239AA। मतलब वो दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 239 यानी सीधे राष्ट्रपति शासन प्रशासक के जरिए और 239AA के बचे हुए प्रावधानों के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकते हैं। तो ये दिल्ली के लिए राष्ट्रपति शासन का ही रूप है। हाँ, मोटे तौर पर अनुच्छेद 239AB दिल्ली में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 239AA के क्लॉज 8 में जिसका जिक्र आया था उस पर चलते हैं। अनुच्छेद 239B, आर्टिकल 239B, ये अध्यादेश से जुड़ा है। हाँ, इसका शीर्षक है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेटर, यानी विधानमंडल के अवकाश काल जब सत्र न चल रहा हो में प्रशासक की अध्यादेश प्रख्यापित यानी जारी करने की शक्ति। ये कब जोड़ा गया? ये 27वें संशोधन अधिनियम 1971 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 द्वारा जोड़ा गया था, और ये मूल रूप से कुछ तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेशों जैसे गोवा, दमन-दीव, पांडिचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए था। अब मुख्य रूप से ये पुडुचेरी पर और 239AA8 के जरिए दिल्ली पर भी लागू होता है। तो क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी समय जब पुडुचेरी का विधानमंडल सत्र में न हो या भंग या निलंबित हो, ये बाद में देखेंगे, और प्रशासक यानी एलजी संतुष्ट हों कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वे ऐसे अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकते हैं जो उन्हें उन परिस्थितियों में आवश्यक लगें। ये वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत या राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत करते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, प्रोविजोज। हाँ, दो बहुत महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहला प्रोविजो कहता है provided that the administrator shall not promulgate any such ordinance except after obtaining instructions from the president in that behalf। अच्छा, मतलब प्रशासक अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, उन्हें पहले राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करने होंगे। एग्जैक्टली, ये राष्ट्रपति का नियंत्रण सुनिश्चित करता है। और दूसरा प्रोविजो कहता है provided further that whenever the said legislature is dissolved or its functioning remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause 1 of article 239A, the administrator shall not promulgate any ordinance during the period of such dissolution or suspension। मतलब जब विधानमंडल भंग डिसॉल्व्ड हो या अनुच्छेद 299A1 के तहत बने कानून के अनुसार सस्पेंडेड हो, तब प्रशासक कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। सही, तो अध्यादेश तभी आएगा जब विधानसभा सत्र में नहीं हो, और वो भी राष्ट्रपति के निर्देश के बाद ही। ठीक है, अब क्लॉज 2, ये अध्यादेश की वैधता के बारे में है। हाँ, क्लॉज 2 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया अध्यादेश उस केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का विधिवत अधिनियमित एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर माना जाएगा, मतलब उसे कानून के बराबर दर्जा मिलेगा। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा। नहीं, इसमें वही शर्तें हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेशों पर होती हैं।
क्लॉज 2A कहता है कि इसे विधानमंडल के पुनः समवेत रीअसेंबल होने पर उसके समक्ष रखा जाएगा और ये विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह 6 वीक्स की समाप्ति पर अपने आप समाप्त हो जाएगा। या अगर 6 सप्ताह से पहले ही विधानमंडल इसे अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित कर दे तो तुरंत समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह वाली शर्त, ठीक है। और क्लॉज 2B कहता है कि इसे प्रशासक राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त करने के बाद किसी भी समय वापस विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो जारी करने के लिए भी राष्ट्रपति का निर्देश चाहिए और वापस लेने के लिए भी? हाँ, अब क्लॉज 3। क्लॉज 3 कहता है कि यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के तहत कोई अध्यादेश कोई ऐसा प्रावधान करता है जिससे उस केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल द्वारा इस संविधान के तहत कार्य करते हुए अधिनियमित करना सक्षम नहीं होता, मतलब वो विषय विधानसभा की शक्ति से बाहर होता, तो वो अध्यादेश शून्य होगा। मतलब अध्यादेश भी विधानसभा की विधायी शक्तियों की सीमाओं के अंदर ही होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें क्लॉज 4 भी हुआ करता था, जो कहता था कि प्रशासक की संतुष्टि परिस्थितियों के बारे में अंतिम और निर्णायक होगी और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अच्छा। हाँ, लेकिन उसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा ओमिट कर दिया गया। तो अब प्रशासक की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। ये तो अच्छा हुआ। तो ये था अनुच्छेद 239B। अनुच्छेद 239B पुडुचेरी और दिल्ली के प्रशासक की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के निर्देश पर और 6 सप्ताह की वैधता अवधि के साथ। चले अब अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 240, आर्टिकल 240, इसका शीर्षक है कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये रेगुलेशंस क्या हैं? ये कानून से अलग है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सीधी विधायी शक्ति है जो राष्ट्रपति को कुछ खास केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में दी गई है। क्लॉज 1 देखिए। क्लॉज 1, The President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union Territory of। राष्ट्रपति कुछ यूटीज की शांति, प्रगति और सुशासन, पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट, पीपीजी के लिए विनियम बना सकते हैं। किन यूटीज के लिए? लिस्ट दी गई है। ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। सी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। अच्छा, ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव तो अब एक हो गए हैं। हाँ, 2019 के अधिनियम से इन दोनों यूटीज का विलय कर दिया गया है। पहले ये अलग अलग थे और डी में, तो अब ये एक ही है। और कौन है लिस्ट में? क्लॉजी है पुडुचेरी। पुडुचेरी भी, लेकिन वहां तो विधानसभा है 239A के तहत। हाँ, इसीलिए पुडुचेरी के लिए शक्ति कंडीशनल है। पहले लिस्ट पूरी कर लेते हैं। इसमें पहले एफ मिजोरम और जी अरुणाचल प्रदेश भी थे। हाँ, पर वो तो अब राज्य बन गए हैं। बिल्कुल, इसलिए वो अब इस लिस्ट में प्रभावी नहीं है। तो मुख्य रूप से ये शक्ति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली दमन दीव के लिए है और विशेष परिस्थितियों में पुडुचेरी के लिए। ये शांति, प्रगति और सुशासन, पीपीजी, ये तो बहुत व्यापक शब्द है। इसका मतलब राष्ट्रपति इन यूटीज के लिए लगभग किसी भी विषय पर नियम बना सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही वाइड पावर है। ये राष्ट्रपति को इन क्षेत्रों के कल्याण और प्रशासन के लिए जरूरी कोई भी नियम बनाने का अधिकार देता। अब वो पुडुचेरी वाली कंडीशनिंग क्या है? प्रोवाइजोस। हाँ, 2 प्रोवाइजोस हैं। पहला प्रोवाइजो कहता है कि जब पुडुचेरी के लिए अनुच्छेद 239A के तहत विधानमंडल बनाया जाता है तो जिस तारीख को उस विधानमंडल की पहली बैठक होती है उस तारीख से राष्ट्रपति की पुडुचेरी के लिए इस क्लॉज 1 के तहत विनियम बनाने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अच्छा, मतलब विधानसभा बनने के बाद राष्ट्रपति रेगुलेशन नहीं बना सकते? सामान्यतः नहीं, लेकिन दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि जब भी पुडुचेरी का विधानमंडल भंग कर दिया जाता है या उसका कामकाज अनुच्छेद 239A1 के तहत बने कानून के तहत निलंबित सस्पेंडेड रहता है तो उस विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान राष्ट्रपति फिर से पुडुचेरी के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं। ओह, मतलब अगर विधानसभा काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति की ये रेगुलेशन बनाने की शक्ति वापस आ जाती है। हाँ, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है, अब क्लॉज 2 पे आते हैं। ये इन रेगुलेशंस की कानूनी हैसियत के बारे में है। ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये क्लॉज 2 इस अनुच्छेद की असली ताकत दिखाता है। ध्यान से सुनिए। एनी रेगुलेशन सो मेड may repeal or amend any act made by Parliament
or any other law which is for the time being applicable to the union territory. क्या मतलब राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया रेगुलेशन संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को या उस यूटी पर लागू किसी भी अन्य कानून को निरस्त, रिपील या संशोधित एमेंड कर सकता है? हाँ, यही लिखा है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। राष्ट्रपति इन रेगुलेशंस के जरिए संसद के कानूनों को भी इन विशेष यूटीज के लिए बदल सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय सा लग रहा है। और आगे? And when promulgated by the president shall have the same force and effect as an act of parliament which applies to that territory. मतलब जब राष्ट्रपति इसे जारी करते हैं तो इसका वही बल और प्रभाव सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा जो उस क्षेत्र पर लागू होने वाले संसद के अधिनियम का होता है। बिल्कुल। ये रेगुलेशंस फैक्टली संसद के कानून के बराबर हैं इन यूटीज के लिए। ये राष्ट्रपति को इन दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से कानून बनाने की शक्ति देता है, बिना संसद की लंबी प्रक्रिया के। ये तो सच में एक असाधारण शक्ति है। तो याद रखना है, अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति की पीजीजी के लिए रेगुलेशन बनाने की शक्ति, खासकर अंडमान लक्षद्वीप DHNDD के लिए। और ये रेगुलेशन संसद के एक्ट के बराबर है और इसे बदल भी सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 240 बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 241 आर्टिकल 241। ये हाई कोर्ट्स के बारे में है। क्या केंद्र शासित प्रदेशों के अपने उच्च न्यायालय हो सकते हैं? हाँ, ये अनुच्छेद इसी की व्यवस्था करता है। क्लॉज 1 कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी टू बी अ हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संसद कानून द्वारा किसी यूटी के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकती है या उस यूटी में पहले से मौजूद किसी अदालत को ही हाई कोर्ट का दर्जा दे सकती है। सही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है जो संसद के कानून दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा। और जम्मू कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट है। हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अब एक कॉमन हाई कोर्ट है जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हाई कोर्ट था। ठीक है। क्लॉज 2 क्लॉज 2 कहता है कि संविधान के भाग 6 अध्याय 5 जो राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान हैं, वो सब प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए ऐसे हर यूटी हाईकोर्ट पर लागू होंगे, लेकिन संसद कानून द्वारा इसमें कुछ संशोधन या अपवाद, मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस कर सकती है। मतलब मोटे तौर पर राज्यों के हाईकोर्ट जैसे ही होंगे, पर संसद कुछ बदलाव कर सकती है। हाँ, अब क्लॉज 3 एक तरह से ट्रांजिशनल प्रोविजन था। ये 7वें संशोधन 1956 जब यूटीज बने के संदर्भ में कहता है कि संविधान के भाग 6 अध्याय 5 के प्रावधान उन हाईकोर्ट्स पर लागू नहीं होंगे जो इस संशोधन से ठीक पहले किसी पार्ट सी राज्य, जो अब यूटी बन गया है, पर अधिकार क्षेत्र रखते थे, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे। ये अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। ओके। क्लॉज 4 ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, क्लॉज 4 कहता है, Nothing in this article derogates from the power of Parliament conferred by Part 6 to extend the jurisdiction of a High Court for a state to or exclude the jurisdiction of a High Court for a state from any union territory or part thereof. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 241 जो यूटीज के लिए अलग हाई कोर्ट बनाने की बात करता है, संसद की उस शक्ति को कम नहीं करता जो उसे भाग 6 के तहत मिली है कि वो किसी राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट फॉर स्टेट के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर दे या किसी राज्य के हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से किसी यूटी को बाहर एक्सक्लूड कर दे। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि हर यूटी का अपना अलग हाई कोर्ट हो। संसद किसी पड़ोसी राज्य के हाई कोर्ट को ही उस यूटी का हाई कोर्ट बना सकती है। बिल्कुल, और ज्यादातर यूटीज के मामले में यही होता है। दिल्ली और JNK लद्दाख सहित को छोड़कर बाकी सभी यूटीज किसी न किसी राज्य के हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देंगी? हाँ जरूर। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। अच्छा, ये तो बहुत सारे हैं। तो संसद तय करती है कि यूटी का अपना HC होगा या वो किसी राज्य के HC के अंडर आएगा? हाँ, ये पूरी तरह संसद के कानून पर निर्भर करता है। तो ये था अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 यूटीज के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था। ठीक है, अब इस भाग का आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 242 आर्टिकल 242
ये क्या है? ये अब इतिहास का हिस्सा है। इसके आगे लिखा है रिपील्ड। निरसित, मतलब इसे हटा दिया गया है। हाँ, इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त रिपील्ड कर दिया गया था। ये किससे संबंधित था? ये कुर्ग से संबंधित था। कुर्ग उस समय एक पार्ट सी राज्य हुआ करता था। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो कुर्ग का विलय तत्कालीन मैसूर राज्य, जो अब कर्नाटक है, में कर दिया गया। तो अलग से कुर्ग के लिए इस अनुच्छेद की जरूरत नहीं रही, इसलिए इसे हटा दिया गया। अच्छा, तो अनुच्छेद 242 अब मौजूद नहीं है। हाँ, ये निरसित हो चुका है। हाँ, अनुच्छेद 242 निरसित। तो ये थे भाग 8 के सभी अनुच्छेद। 239 से 242 तक हमने काफी विस्तार से हर एक पर चर्चा की। हाँ, कोशिश की कि कोई पहलू छूटे ना। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटना चाहें तो मुख्य बातें जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को बिल्कुल याद रखनी चाहिए वो क्या होंगी? की टेकअवेज। जरूर। मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बिंदु इस तरह हैं। पहला, अनुच्छेद 239। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन मूलतः राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से प्रशासक का पदनाम राष्ट्रपति तय करते हैं और किसी राज्य के राज्यपाल को भी पड़ोसी यूटी का प्रशासक बनाया जा सकता है, मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 239A संसद कानून बनाकर कुछ यूटीज जैसे पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर के लिए विधानमंडल और या मंत्रिपरिषद बना सकती है। महत्वपूर्ण बात, ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, साधारण बहुमत से बन सकता है। तीसरा, दिल्ली वाला। तीसरा, अनुच्छेद 239AA। ये दिल्ली एनसीटी को विशेष दर्जा देता है। चुनी हुई विधानसभा और मंत्रिपरिषद हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विषय पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और उपराज्यपाल एलजी के माध्यम से केंद्र के अधीन हैं। एलजी और मंत्रिपरिषद में मतभेद होने पर मामला राष्ट्रपति को भेजा जाता है और एलजी को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। मंत्रियों की नियुक्ति और पद पर बने रहना राष्ट्रपति पर निर्भर है। संसद के कानून हमेशा सर्वोच्च हैं और हाल ही में 106वें संशोधन से महिला आरक्षण का प्रावधान भी जोड़ा गया है, लागू होना बाकी। चौथा, अनुच्छेद 239AB। दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है, जिसके आधार अनुच्छेद 356 से थोड़े व्यापक हैं। पांचवा, रेगुलेशन वाला। पांचवा, अनुच्छेद 240। राष्ट्रपति को कुछ खास यूटीज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और विशेष स्थिति में पुडुचेरी के लिए शांति, प्रगति और सुशासन पीपीजी हेतु विनियम बनाने की व्यापक शक्ति है। ये विनियम संसद के कानून के बराबर प्रभावी होते हैं और उसे संशोधित या निरस्त भी कर सकते हैं। छठा, हाईकोर्ट। छठा, अनुच्छेद 241। संसद कानून द्वारा यूटीज के लिए अलग उच्च न्यायालय बना सकती है, जैसे दिल्ली, जेएनके या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उन पर विस्तारित कर सकती है, जैसे बाकी यूटीज। और सातवां, अनुच्छेद 242। ये कुर्ग से संबंधित था और अब निरस्त रिपील्ड हो चुका है। वाह, ये बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त सार था। मुझे लगता है इससे सभी को भाग 8 की पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। उम्मीद तो यही है। ये अनुच्छेद थोड़े जटिल जरूर हैं, लेकिन भारत की प्रशासनिक विविधता और केंद्र राज्य संबंधों, हालांकि ये यूटीज हैं, पर दिल्ली जैसे मामले में ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि गहरी समझ के लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। दिल्ली में जो रोज सत्ता का संघर्ष या शक्तियों को लेकर बहस चलती है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इन अनुच्छेदों की जानकारी बहुत मदद करती है। और निश्चित रूप से ये आपको एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है, जो संवैधानिक बारीकियों को समझता है। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा भारतीय संविधान के भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर। जानकारी काफी ज्यादा थी, तो इसे ठीक से समझने और याद रखने के लिए शायद इसे दोबारा सुनना फायदेमंद हो। हाँ, बिल्कुल। हर अनुच्छेद, हर क्लॉज, हर संशोधन, हर प्रोवाइजो का अपना महत्व है। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए इस चर्चा को ध्यान से सुने और जरूरत पड़े तो दोबारा सुने। और अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये विश्लेषण उपयोगी लगा, तो हमारे सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को अपना समर्थन जरूर दें। हाँ, कृपया चैनल को लाइक करें, इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल हो या कोई विचार हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें
और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे संविधान के किसी और महत्वपूर्ण हिस्से के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।